हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा अगला टॉपिक कैटेगराइजिंग पॉवर्टी। मतलब हम पॉवर्टी को आगे कुछ पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं या डिवाइड करते हैं। पहला क्या आता है? क्रॉनिक पुअर। इट इंक्लूड्स पीपल हु आर ऑलवेज पुअर। जो वो हमेशा ही जो लोग पुअर रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? क्रॉनिक पुअर। एंड दोज हु आर यूजुअली पुअर, और जो वाकई में गरीब हैं तो वो गरीबी किस तरह की कहलाती है? क्रॉनिक पुअर। नेक्स्ट आता है ट्रांसेंट पुअर। क्या होता है ये? मे बी क्लासिफाइड एज अ चर्निंग पुअर। अभी चर्निंग पुअर क्या होता है? जो ओकेशनली अमीर भी होते हैं और ओकेशनली गरीब भी होते हैं। मतलब जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट करते हैं। एक तरीके से मान लें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि जब सीज़न होगा तो मेरा बिजनेस चलेगा, उस केस में मेरे पास इनकम सोर्स होता है। लेकिन जब मेरे बिजनेस, जिस तरह का बिजनेस करता हूँ, उसका सीज़न नहीं होता तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं होगा, तो उस केस में मैं पुअर की कैटेगरी में आ सकता हूँ। तो यहाँ चर्निंग पुअर का मतलब क्या है? हु रेगुलरली मूव्स इन एंड आउट ऑफ द पॉवर्टी। मतलब कभी वो गरीबी में रहता है, कभी वो पैसे उसके पास आ जाते हैं या उसके पास इनकम सोर्स आ जाता है, तो वो कहलाते हैं ट्रांजिएंट पुअर। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स मतलब ये किसान वगैरह क्या करते हैं? तो जब पहले तो इनको खर्चे करने पड़ते हैं, बीज लाने पड़ते हैं, खेती बाड़ी करनी पड़ती है, तो पहले तो सिर्फ इनकी जेब से पैसे निकलते हैं। खेती बाड़ी होगी, अनाज उगेगा, उसके बाद उसकी कटाई होगी, फिर मार्केट में आके बिकेगा, तब जाके इनको पैसे मिलेंगे। तो जब पैसे मिलेंगे तब वो पॉवर्टी की कैटेगरी में नहीं आते हैं। लेकिन जब वो अपना खुद का खर्चा करके एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं तब तक तो इनका खुद का खर्चा है, इनका कोई इनकम सोर्स नहीं होता, तो उस केस में वो पॉवर्टी की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे लोग जो कुछ समय तक पॉवर्टी की कैटेगरी में आते हैं और कुछ समय पॉवर्टी की कैटेगरी में नहीं आते, कभी अमीर कभी गरीब। ठीक है, तो वो कहलाते हैं हमारे ट्रांजिएंट पुअर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नॉन पुअर। ऐसे लोग जो कभी पुअर हैं ही नहीं या होते ही नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? हमारे नॉन पुअर। तो ये थे हमारे तीन पार्ट्स किसके? कैटेगराइजिंग पॉवर्टी। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिटिसिज्म ऑफ पॉवर्टी लाइन। मतलब पॉवर्टी लाइन को क्रिटिसाइज किया गया, मतलब इसके डिसएडवांटेजेस बताए गए या डीमेरिट्स बताए गए। क्या क्या है? दिस मैथड ग्रुप्स ऑल द पुअर टुगेदर एंड डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरी पुअर एंड द अदर पुअर। देखो, पॉवर्टी लाइन जो थी वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड थी। किसके? एक तो कंजम्पशन लेवल पे और एक इनकम लेवल पे। ठीक है, तो मान लो जो रिक्वायर्ड कंजम्पशन, मतलब जितनी कंजम्पशन की आवश्यकता थी, जो 2100 और 2400 कैलोरीज की जो रिक्वायरमेंट थी, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है तो वो क्या कहलाता है? गरीब कहलाता है, पॉवर्टी में आता है वो, या पुअर कहलाएगा। अब मान लो मैं कंज्यूम करता हूँ सिर्फ 2000 कैलोरीज। ठीक है, 2000 कैलोरीज कंज्यूम करता हूँ, और मैं कहाँ रहता हूँ? अर्बन एरियाज़ में रहता हूँ। ठीक है, और मेरा फ्रेंड भी अर्बन एरिया में ही रहता है और वो 1900 कैलोरीज कुल कंज्यूम करता है। तो ज़्यादा गरीबी किसके पास है? उसके पास। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ 1900 कैलोरीज कंजम्पशन करने के लिए है और मेरे पास 2000 तक की कैलोरीज कंज्यूम करता हूँ, या मेरे पास सोर्स है अवेलेबल। तो ज़्यादा गरीब वो हुआ। लेकिन अगर पॉवर्टी लाइन से इसको कैटेगराइज करेंगे, हम दोनों गरीब कहलाएंगे, पर ये नहीं पता पड़ेगा कि ज़्यादा गरीब कौन है और ज़्यादा अमीर कौन है। ठीक है, तो क्या बोला गया कि 2100 कैलोरीज से हम दोनों की कम है, तो हम दोनों क्या हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन आएंगे, और हम दोनों क्या कहलाएंगे? पुअर कहलाएंगे। लेकिन पॉवर्टी लाइन ये नहीं बताती कि कौन इंसान ज़्यादा पुअर है और कौन कम पुअर है। मतलब ज़्यादा कंजम्पशन या ज़्यादा कैलोरीज कंजम्पशन की आवश्यकता किसको थी? मेरे फ्रेंड को थी, जो क्या था? सिर्फ 1900 कैलोरीज को बर्न करता था। लेकिन मेरे पास 2000 कैलोरीज बर्न करने के सोर्सेज अवेलेबल थे। लेकिन पॉवर्टी लाइन ये चीज़ नहीं बताती है। पॉवर्टी लाइन तो ये बताती है कि भाई आप क्या हो, 2100 या 2400 कैलोरीज से डाउन में जा रहे हो ना, तो आप गरीब हो। ये नहीं बताएगी कि कौन ज़्यादा गरीब है और कौन ज़्यादा अमीर है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? दिस मैकेनिज्म इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द पुअर एज अ ग्रुप टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट। मतलब जो पॉवर्टी लाइन है ये जो आइडेंटिफाई करती है कि कौन पुअर है या कौन रिच है, तो ये जो पुअर्स को आइडेंटिफाई करेगी वो एज अ ग्रुप आइडेंटिफाई करती है कि भाई ये सारे लोग जितने भी हैं ये क्या है? 2100 कैलोरी से कम कंज्यूम करते हैं, तो ये सारे क्या हैं? पुअर हैं।
लेकिन उन सारे लोगों में से सबसे ज़्यादा हेल्प की नीड किसे है वो पॉवर्टी लाइन नहीं बताता। पॉवर्टी लाइन सिर्फ ये चीज़ बताता है कि ये अमीर है और ये गरीब है। कौन ज़्यादा अमीर है और कौन ज़्यादा गरीब है ये चीज़ नहीं बताती। तो वो एक सिर्फ ग्रुप में डिवाइड करती है, सिर्फ दो ग्रुप्स हैं, क्या, पुअर और नॉन पुअर्स। तो ये पुअर है और ये नॉन पुअर है। अब इन पुअर्स में से भी कौन ज़्यादा पुअर है ये चीज़ पॉवर्टी लाइन नहीं बताती। तो आगे यही चीज़ लिखी हुई है, हाउएवर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द पुअर हु नीड द हेल्प मोस्ट। मतलब वाकई में ऐसा कौन सा पुअर है जिसको वाकई में सबसे ज़्यादा हेल्प की नीड है। तो ये लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द पुअर हु नीड द हेल्प द मोस्ट, ये लिखी हुई है। आ गई बात समझ में? देखो आगे पढ़ते हैं अपन, क्या लिखा हुआ है। There are many factors other than the income and assets which are associated with poverty, like accessibility to basic education, healthcare, drinking water, etc., which can be ignored. देखो पॉवर्टी लाइन जो अमीर और गरीब में डिफरेंस करती है या पुअर और नॉन पुअर्स में डिफरेंस करती है वो किस बेसिस पे करती है? सिर्फ दो ही बेसिस पे। क्या? एक तो कंजम्पशन लेवल पे और एक इनकम लेवल पे। तो क्या इंसान अमीर है या गरीब है सिर्फ दो चीज़ों पे ही आइडेंटिफाई करते हैं? नहीं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके बिहाफ पे हम अलग अलग फैक्टर्स के तौर पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मान लो किसी इंसान के पास, किसी इंडिविजुअल पर्सन के पास अपने बच्चे को पढ़ाने तक के पैसे नहीं है तो वो भी गरीब हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो क्या है, उसके पास प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज़ लेने के लिए पैसे नहीं है तो वो भी पर्सन क्या कहलाता है? पुअर कहलाता है। लेकिन पॉवर्टी लाइन इस चीज़ को कंसिडर करती है? नहीं करती है। पॉवर्टी लाइन तो सिर्फ दो चीज़ों को कंसीडर करती है। क्या? कंजम्पशन लेवल मतलब कैलोरीज कंजम्पशन और इनकम एक्सपेंडिचर। तो सिर्फ इनकम और कैलोरीज कंजम्पशन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करके हम अमीर और गरीब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे एजुकेशन। अब सामने वाले के पास इतने पैसे नहीं है कि वो एजुकेशन फैसिलिटीज़ ले सके तो भी वो क्या कहलाएगा? गरीब कहलाएगा। उसके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लेने के पैसे नहीं है, पीने का पानी नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या की गई हैं? पॉवर्टी लाइन में इग्नोर की गई हैं। पॉवर्टी लाइन में सिर्फ दो ही फैक्टर्स को कंसीडर किया गया था, लेकिन ये सारे फैक्टर्स को भी कंसीडर करना ज़रूरी था। आगे क्या लिखा हुआ है? दिस मैथड डज नॉट कंसीडर सोशल फैक्टर्स दैट जनरेट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। ठीक है, कि इसके अंदर क्या है? सोशल फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया गया है। कौन कौन से सोशल फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया गया है जो मेन रिस्पॉन्सिबल हैं पॉवर्टी के लिए? कौन कौन से? इलिटरेसी मतलब लैक ऑफ एजुकेशन, इल हेल्थ मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अगर वो इंसान नहीं ले पा रहा है तो भी वो क्या है? गरीब कहलाएगा। लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज मतलब जितने भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं मेरी वहाँ तक पहुँच नहीं है, मतलब मैं रिसोर्सेज नहीं ले सकता, या मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो भेदभाव जनरली किसके साथ होता है? जिसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो भी वो पुअर की कैटेगरी में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। लेकिन पॉवर्टी लाइन ने इन चीज़ों को भी कंसिडर नहीं किया है, इन चीज़ों को भी इग्नोर किया गया है। तो ये सारी पॉवर्टी लाइन की बुराइयां थी, मतलब इसके क्रिटिसिज्म थे। आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? देखो मैंने बॉक्स में लिख रखा है, इसको पढ़ के जाना, 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पूछे कि हेड काउंट रेशियो क्या होता है। देखो हेड काउंट रेशियो को सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखो, क्या कि जितने लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो आते हैं, मतलब जो पुअर हैं, जो पॉवर्टी लाइन को फुलफिल या उनकी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं, उसमें डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? द नंबर ऑफ पर्सन्स बिलो पॉवर्टी लाइन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। जो हमारे पास आंसर निकल के आएगा, जो फैक्टर रेशियो निकल के आएगा, वो कौन सा होगा? हेड काउंट रेशियो। आ गई बात समझ में? तो ये चीज़ हमें हेड काउंट रेशियो क्या बताती है कि हमारी टोटल पॉपुलेशन में से गरीबों का रेशियो, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनका क्या रेशियो है, तो वो चीज़ हमें कौन बताता है? हेड काउंट रेशियो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन द नंबर ऑफ पुअर इज एस्टिमेटेड एज अ प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। मतलब आप जो लोगों को एस्टिमेट कर रहे हो किस बेसिस पे कर रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी लाइन। तो वही हमारा क्या कहलाता है? हेड काउंट रेशियो। की टोटल पॉपुलेशन में गरीबों की संख्या कितनी है, तो वो कहलाता है हमारा हेड काउंट रेशियो।
और आगे इसका लैंग्वेज में जो नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है उसके फॉर्मूले में ही लिखी हुई है, फॉर्मूला ही लिखा हुआ है एक तरीके से। क्या लिखा हुआ है? इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब ऐसे लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, गरीब हैं, जो पुअर हैं, उनको डिवाइड करेंगे किससे? बाय द टोटल पॉपुलेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारा हेड काउंट रेशियो। आ गई बात समझ में? देखो आगे क्या लिखा हुआ है, द ऑफिशियल डेटा ऑन पॉवर्टी इज मेड अवेलेबल टू द पब्लिक बाय द प्लानिंग कमीशन, कि हमारे देश के अंदर गरीबी कितनी है, ये जो डेटा है, ये डेटा हमें कौन देता है? जैसे हमें आए दिन न्यूज़ पे बताते हैं कि हमारे देश में इतना % गरीबी है, या इतने लोग क्या हैं, गरीब हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं। ये कैसे पता पड़ता है? ये हमें कौन बताती है? प्लानिंग कमीशन बताती है। और प्लानिंग कमीशन क्या है? एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसमें काम करते हैं, जो मार्केट में क्या करते हैं? सर्वे करते हैं और क्या करते हैं? वहाँ से रिजल्ट लेके आते हैं, डेटास को कलेक्ट करते हैं और हमारे सामने उन डेटास को प्रेजेंट करते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं? हम पहचान सकते हैं कि असलियत में हमारे देश में गरीबी कितनी है। और वो जो प्लानिंग कमीशन को डेटा देता है सर्वे करके, वो कौन देता है? NSSO। NSSO क्या है? ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है? मार्केट में सर्वे करता है, किस चीज़ को लेके, कि कौन कौन लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है और कौन अबव पॉवर्टी लाइन है। तो ये प्लानिंग कमीशन देती है। प्लानिंग कमीशन को कौन देता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये NSSO क्या करता है? बाहर जाता है, मार्केट में सर्वे करता है, अमीर और गरीबों में फ़र्क पैदा दिखाता है वो, कि ये अमीर हैं और ये गरीब हैं, उनके डेटा को कलेक्ट करता है और उसके बाद वो डेटा प्रेजेंट किया जाता है किसको? प्लानिंग कमीशन को। और प्लानिंग कमीशन जो कि किसके नाम से जानी जाती है? अब नीति आयोग के नाम से जानी जाती है। तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करता है? जनरल पब्लिक को ये क्या कहते हैं, डेटा प्रोवाइड करता है कि इतने लोग हमारे देश के अंदर गरीब हैं या इतनी पॉवर्टी लाइन के अंदर बिलो लोग आते हैं। तो ये कहलाता है हमारा हेड काउंट रेशियो। और ये हेड काउंट रेशियो कौन आइडेंटिफाई करता है? NSSO। कैसे? डेटा को कलेक्ट करने के बाद जो सर्वे करता है वो कौन करता है? NSSO। आ गई बात समझ में? और ये किसको प्रोवाइड करता है? प्लानिंग कमीशन को प्रोवाइड करता है। और प्लानिंग कमीशन क्या करता है? ये डेटा हमें प्रोवाइड करता है। आ गई बात समझ में? ठीक। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। कॉजेज मतलब ऐसे कौन कौन से मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से गरीबी फैल रही है, गरीबी बढ़ने के मुख्य कारण क्या है? पहला पॉइंट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखो गरीबी बढ़ने का सबसे मुख्य कारण ही क्या है? बढ़ती जनसंख्या। मतलब जितने ज़्यादा लोग बढ़ते जाएंगे या जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी उतनी रिसोर्सेज की कमी आती जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे रिसोर्सेज की कमी आएगी और यूज़ करने वाले बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे गरीबी आएगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है? रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द मेन rapid growth of population particularly among the poor is the reason responsible for the problem of poverty। मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या ही सबसे बड़ी मुख्य कारण क्या है? बढ़ती हुई पॉपुलेशन ही प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। इट इज़ ऑब्वियस दैट when the total national income is thinly spread over a large number of people। मतलब देखो लोग तो तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन उतनी नेशनल इनकम नहीं बढ़ पा रही है। तो लोग बढ़ रहे हैं तो काम करने वाले लोगों की संख्या भी तो बढ़नी चाहिए, और काम करने वाले लोगों की संख्या अगर बढ़े तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो हमारे देश की हमारी नेशनल इनकम भी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। तो लेकिन नेशनल इनकम इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही है जितनी तेज़ी से क्या हो रही है? पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो जब नेशनल इनकम कम है लेकिन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमारी पर कैपिटा इनकम भी क्या होती है? कम होती जाती है। और पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? एवरेज एक जना कितनी इनकम कमाता है वो कहलाती है हमारी पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो हमें क्या आ जाएगा? एक जना कितनी एवरेज इनकम कमाता है वो सामने निकल के आएगी हमारे पास। तो वो हमारी क्या कहलाती है? पर कैपिटा इनकम। तो जब हमारी नेशनल इनकम कम होती है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो जितनी बड़ी फिगर से आप डिवाइड करोगे उतना आंसर कम आएगा। आ गई बात समझ में? तो ये बोला गया है कि जैसे जैसे हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है, मानते हैं बढ़ती है, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही है जितनी तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन
बढ़ रही है, जिसके कारण क्या है, हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है, या उल्टा कम होती जा रही है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, लो लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट। देखो प्रोडक्टिविटी की बात की गई है इसके अंदर। प्रोडक्टिविटी जैसे रिसोर्सेज का एग्जांपल ले लेते हैं हमारे, कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। मतलब रिसोर्सेज तो बढ़ नहीं रहे, लेकिन उन रिसोर्सेज को यूज करने वाले बढ़ते जा रहे हैं। तो चीज़ें सिर्फ उतनी अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो जितनी डिमांड बढ़ेगी तो पर कैपिटा कंजम्पशन कम होगा नहीं होगा, होगा। तो एक के हाथ में उतना हिस्सा कम आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो इससे क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो वो क्या है, हमारी पॉवर्टी का मुख्य कारण है। देखो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, इन कंपैरिजन विद द पॉपुलेशन ग्रोथ द नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द इकोनॉमी फॉल्स शॉर्ट। जो हमारा नेशनल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्टिविटी है किसी चीज़ की या रिसोर्सेज की क्षमता है, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कमी आती जा रही है उनमें। फॉल्स शॉर्ट मतलब उनकी कमी आ रही है। द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इज मिसरेबली लो। मतलब जो रिसोर्सेज के बढ़ने की क्षमता है वो धीरे ही है, मतलब बहुत ही कम है। किसके कंपैरिजन में, पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, कि हमारे रिसोर्सेज तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज को यूज करने वाली जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। सॉरी बेटा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इट ऑटोमेटिकली लीड्स टू इंक्रीज इन पॉवर्टी। तो देखो रिसोर्सेज कम है या रिसोर्सेज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं या पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण क्या है, गरीबी बढ़ती जा रही है, पॉवर्टी में इंक्रीमेंट हो रहा है, और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लो होता जा रहा है। ठीक है, ये थे हमारे दो कारण जिसकी वजह से गरीबी बढ़ रही है। तीसरा क्या आता है, इन्फ्लेशन। देखो क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ पॉवर्टी इज द राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। मतलब चीज़ों के रेट, चीज़ों के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं भाई चीज़ों के प्राइस, कोई बता सकता है? देखो चीज़ों के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि चीज़ें सिर्फ उतनी की उतनी, अपन ने सेकंड पॉइंट में क्या पढ़ा, उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी हो, आउटपुट सिर्फ उतना है, लेकिन उनको यूज़ करने वाले बढ़ते जा रहे हैं। तो यूज़ करने वाले बढ़ रहे हैं तो उन चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है। तो जिसकी डिमांड बढ़ती है उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। आपने 11th में पढ़ा होगा कि जिस भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी क्या होता है, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, डिमांड और प्राइस के बीच में। ठीक है, तो जैसे जैसे किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उनको यूज़ करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे उसको यूज़ करने वाले लोग उतनी ज़्यादा डिमांड करेंगे, और जितनी ज़्यादा मार्केट में उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी उतने ज़्यादा उसके प्राइजेस भी बढ़ते जाएंगे। आ गई बात समझ में? तो जैसे ही किसी चीज़ के प्राइजेस बढ़ेंगे तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी कि नहीं होगी? होगी। पहले 50 रुपए में 5 पैकेट्स किसी चीज़ के खरीदते थे, लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ा अब वो 5 की जगह सिर्फ 4 पैकेट ही खरीद सकता है। तो साथ साथ प्राइस के बढ़ने से लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बेरोजगारी ही क्या है, सबसे मुख्य कारण है गरीबी का। तो जब बेरोजगारी होगी, लोगों के पास काम धंधे नहीं होंगे, तो हमारे लिए कोई इनकम सोर्स नहीं होगा, किसी चीज़ की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। तो जब इनकम सोर्स नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, तो गरीबी तो होगी ही होगी। क्या लिखा हुआ है देखो, इंक्रीजिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अनदर कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इकोनॉमी। द अमाउंट ऑफ जॉब सीकर्स आर इंक्रीजिंग। जॉब सीकर्स मतलब ढूंढना, तो जॉब को ढूंढने वाले आज भी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा हैं। एट मच हायर रेट देन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मतलब जितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उससे ज़्यादा तो क्या है, जॉब ढूंढने वाले हैं। आ गई बात समझ में? तो जॉब ढूंढने वालों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन जॉब करने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हाई लेवल ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज। रूरल मतलब गाँव क्षेत्र में। देखो गाँव में नौकरियाँ कहाँ हैं, नहीं है ना गाँव में नौकरियाँ। तो जब गांव में नौकरियां नहीं है तो लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं। कहाँ? शहरों में। तो जब एक जगह पे नौकरी नहीं मिलती है तो आप दूसरी जगह क्या करते हो, नौकरी के ढूंढने में चल जाते हो। तो दूसरी जगह को सर्च करते हो और आप वहाँ जाके बस जाते हो। तो लोग गाँव को छोड़ के कहाँ आ जाते हैं नौकरी करने, शहरों में आ जाते हैं।
तो शहरों में क्या होती है, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, नौकरी ढूंढने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। तो गाँव में तो वैसे ही गरीबी थी, लेकिन जैसे ही लोग गाँव से शहरों में माइग्रेट हुए, मूव किया, तो वहाँ पर शहरों में भी क्या हुआ, नौकरी ढूंढने वालों की संख्या बढ़ने लगी। तो शहरों में भी, अर्बन एरियाज में भी क्या हुआ, जॉब सीकर्स बढ़ने लगे। तो जितने ज़्यादा जॉब सीकर्स होंगे, लेकिन नौकरियां तो उतनी की उतनी है, तो नौकरियां उतनी है लेकिन नौकरियां करने वाले ज़्यादा हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो क्या लिखा हुआ है, द क्राउड ऑफ रूरल एरियाज माइग्रेटेड टूवर्ड्स द अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, की नौकरी को ढूंढते हुए वो क्या करते हैं, रूरल एरियाज से माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज में आते हैं। बट द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज एंड लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज, देखो शहरों में तो क्या है, पहले से ही जो एग्जिस्ट करती हैं इंडस्ट्रीज वो उतनी की उतनी है, इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ रही हैं, वहाँ नौकरी करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो लिमिटेड इंडस्ट्रीज की वजह से या लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से जितने भी लोग माइग्रेट कर रहे हैं वो नौकरियां नहीं ले पा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, विच आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब ऑल दीज पीपल, मतलब लोग उतना नौकरियां उनको नहीं मिल पा रही है या उतनी अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिल पा रही हैं। तो इसी वजह से क्या बोला गया, लोगों का माइग्रेशन भी क्या करता है, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है, और लोगों के माइग्रेशन अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ाता है और साथ साथ पॉवर्टी को भी बढ़ावा देता है। आ गई बात समझ में। तो इससे भी क्या होती है, गरीबी बढ़ती है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, रूरल इंडेप्टनेस। Condition of unemployment and lack of available resources compels the people of rural areas to borrow money from an organized sector at a high rate of interest। देखो अब गांव में पैसे वैसे ही नहीं है, तो लोगों को काम धंधा भी स्टार्ट करना है। अगर कोई भी काम धंधा भी स्टार्ट करता है तो उसके लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती ही है। अब पैसा है नहीं तो पैसा किससे लेंगे, किसी ज़मींदार वगैरह से या किसी सरपंच से, ठीक है, या बड़े फार्मर्स से जिनके पास पैसा है, पहले ज़मीनें हैं जिनके पास, उनके पास पैसा लेने जाएंगे तो वो भी क्या करेंगे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चार्ज करते हैं, क्योंकि मजबूरी का फ़ायदा तो हर कोई उठाता है। तो वो क्या करेंगे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मजबूरी में क्या करेंगे, गाँव के लोग पैसा लेते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं, और कल को बिजनेस नहीं चला तो इंटरेस्ट तो हाई है, वो तो चुकाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, वो कर्जे में डूबते जाते हैं। क्यों, क्योंकि ब्याज चढ़ता जाता है लेकिन उनको ब्याज को चुकाने के पैसे नहीं मिल पाते अपनी जॉब से, तो जॉब में तो फेल हो जाते हैं, उल्टा उनके ऊपर कर्जा भी बढ़ता जाता है। तो इनडेप्टनेस मतलब कर्जे में डूबना, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, दिस रूरल इनडेप्टनेस इज मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ पॉवर्टी इन द रूरल एरियाज। ये कर्जे में डूबना ही क्या है, पॉवर्टी में जाने का सबसे मुख्य कारण है। मतलब सिग्निफिकेंट फैक्टर मतलब मुख्य कारण है, किसका, पॉवर्टी का। पॉवर्टी मतलब गरीबी का। मुख्य कारण क्या है, रूरल इंडेप्टनेस, मतलब गरीबों का जो गांव में रहते हैं या रूरल एरियाज में रहते हैं वो क्या है, कर्जे में डूबते जा रहे हैं। यही सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है, गरीबी का। नेक्स्ट क्या है, हाई इलिटरेसी रेट। देखो जो पहले से ही पुअर हैं और वो पढ़े लिखे तो वैसे ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उनको एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है। क्यों, क्योंकि रूरल एरियाज़ में वैसे ही स्कूल्स की कमी है, ठीक है, और पैसों की कमी की होने की वजह से वो अपने बच्चों को भी सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तो उनको क्या है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से पढ़े लिखे नहीं है, लिटरेसी लेवल नहीं है, तो क्या है, वो इलिटरेट है, और इलिटरेट को वैसे ही क्या है, जॉब्स बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं। तो इलिटरेसी की वजह से भी क्या है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है, ना उनके अंदर स्किल्स जनरेट हो पाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको सिखाने वाला तो कोई है ही नहीं। क्यों, क्योंकि उनको कभी सिखाया भी नहीं गया। तो ये इलिटरेसी भी क्या है, सबसे बड़ा मुख्य कारण है। तो क्या बोला गया है यहाँ पर, एन इलिटरेट पर्सन वॉन्ट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मतलब जो भी अगर जॉब्स निकलती हैं लेकिन इलिटरेसी होने की वजह से वो उन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी हासिल नहीं कर सकता है, ठीक है, इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ अर्बन एंड रूरल एरियाज। चाहे वो अर्बन एरियाज में जॉब निकले चाहे रूरल एरियाज में लिखें, जॉब के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन तो होती है, और अगर उस पुअर पर्सन के पास अगर वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो सीधा सा क्या हुआ, उसको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी।
तो क्या बोला गया, एज दे डू नॉट हैव अ नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल टू डू सो। क्यों? क्योंकि उसको वो जॉब करने के लिए जो स्किल्स चाहिए होते हैं वो स्किल्स उसके अंदर नहीं है। तो दिस इलिटरेसी इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन द इकोनॉमी। तो ये पॉवर्टी का सबसे मुख्य कारण क्या है, हाई इलिटरेसी रेट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज कंटिन्यूड टू बी द बैकवर्ड ड्यू टू द यूज ऑफ प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फ्रेगमेंटेड स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। देखो हमारे इंडिया के अंदर क्या है, एग्रीकल्चर में क्या बोला गया है, जनरली जो भी एग्रीकल्चर किया जाता है, मतलब जो खेती बाड़ी किया जाता है, एरीगेशन किया जाता है, वो आज भी प्रिमिटिव मतलब पुराने मेथड्स को यूज़ किया जाता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं किया जाता है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करने की वजह से प्रोडक्टिविटी भी जनरेट नहीं हो पाती है, मतलब प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ नहीं पाती है। ठीक है, एंड फ्रेगमेंटेड स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, और लोगों के पास जो ज़मीन है वो छोटे छोटे टुकड़े हैं, और छोटे टुकड़ों में खेती बाड़ी सही ढंग से नहीं हो पाती है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से खेती बाड़ी करनी है और आपको अपनी ज़मीन को इरिगेट करना है तो आपके पास एक बड़ा ज़मीन का टुकड़ा होना चाहिए। लेकिन स्मॉल लैंड होल्डिंग्स की वजह से, और वो भी फ्रेगमेंटेड मतलब अलग अलग जगह पे फैली हुई हैं, एक टुकड़ा मेरा किस कोने में, एक ज़मीन का टुकड़ा किस कोने में, अगर ये दोनों टुकड़े एक जगह पे होते तो मेरे पास बड़ा लैंड होता और मैं प्रॉपर तरीके से एग्रीकल्चर कर पाता या इरिगेशन कर पाता, ठीक है, या एग्रीकल्चर का बेनिफिट ले पाता। लेकिन प्रिमिटिव मेथड्स मतलब पुराने मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करने से या फ्रेगमेंटेड स्मॉल लैंड होल्डिंग्स की वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया के अंदर वो क्या है, बैकवर्ड है। तो लिखा हुआ है एग्रीकल्चर क्या है इंडिया के अंदर, बैकवर्ड है। किस वजह से? क्यों? क्योंकि हम प्रिमिटिव मेथड्स को यूज़ करते हैं और हमारी फ्रेगमेंटेड स्मॉल लैंड होल्डिंग्स की वजह से, कि हमारे पास क्या है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं और टुकड़ों में बटे हुए हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ लेबर एंड लैंड प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू टू बी लो इन इंडिया। इससे क्या है, लेबर और लैंड प्रोडक्टिविटी भी हमारे देश में उनकी कमी है। आगे क्या लिखा हुआ है, कॉन्सिक्वेंटली मोस्ट ऑफ द फार्मर्स लिव इन अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी। इसकी वजह से क्या है, एग्रीकल्चर की कंडीशन अच्छी नहीं है, और एग्रीकल्चर की अगर कंडीशन अच्छी नहीं है तो सीधी सी बात है फार्मर्स की कंडीशन भी अच्छी नहीं होती है। तो मजबूरी में क्या लिखा हुआ है, फार्मर्स को भी क्या करना पड़ता है, पॉवर्टी में रहना पड़ता है या गरीबी में रहना पड़ता है। आगे बात समझ में, आगे देखें क्या है। देखो इसी के साथ ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था क्या, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, ये यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो क्या है, इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी। मतलब अगर गरीबी होती है तो इसके क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। देखो गरीबी होती है तो एक तरीके से चाइल्ड लेबर बढ़ता है, क्योंकि गरीब इंसान है जो अपना एक जना अगर जितनी भी इनकम कमाता है उसकी फैमिली में अगर वो इनकम पूरी नहीं पड़ती है तो वो अपने बच्चों को भी कमाने के लिए भेजता है। जनरली आपने देखा होगा चाय की स्टॉल्स पे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। तो पॉवर्टी की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, चाइल्ड लेबर बढ़ता है। और अगर पॉवर्टी होती है तो जो इंसान पुअर है, जो पुअर्स की कैटेगरी में आता है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर डाइट भी नहीं मिल पाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होता है, बहुत ही पुअर होता है, बहुत ही लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें कोई भी चीज़ यूज़ करनी है तो उनके पास पैसे होने चाहिए, इनकम लेवल होना चाहिए। तो उनके पास इनकम सोर्स ना होने की वजह से वो अपनी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाते हैं, जिसके कारण जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो भी लो होता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पॉवर्टी के कारण क्या लिखा हुआ है, इलिटरेसी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, मतलब बेरोजगारी बढ़ती है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, लैक ऑफ हाइजीन, मतलब साफ सफाई भी नहीं रहती है, हाइजीन फैसिलिटीज़ मतलब नहीं मिल पाती है, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी इन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, या गवर्नमेंट इनकी मदद करती तो है लेकिन सारे लोगों के पास वो मदद नहीं पहुंच पाती है। और हाँ बच्चों, एक यहाँ पर एक मिस्टेक भी है, उसको भी सही कर लेना। क्या, यहाँ पर इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी लिखा हुआ है, पॉवर्टी की स्पेलिंग सही कर देना, पॉवर्टी है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी भी यहीं पर ही खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा गवर्नमेंट अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी, मतलब सरकार कौन कौन से कदम उठाती है या सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं या सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, किस लिए, गरीबी को दूर करने के लिए।
ये हमारा अगला टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ से नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी वहाँ लिंक दिया हुआ है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होके अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ शेयर कर सकते हैं। हम बहुत ही जल्द आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।